डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें दूसरे पाठ जिसका नाम नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास है के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको समझेंगे। इस पाठ को हमने पिछले कई वीडियो के माध्यम से समझा है और अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं या बातें हैं, जो पॉइंट है आपकी पाठ्य पुस्तक में 16 पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर आपके किताब में दिए गए हैं। इन 16 पॉइंट को अपन ध्यान से समझेंगे, जो कि इस पूरे पाठ की समरी है, एक प्रकार से पूरे पाठ का सार है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ये जो यूनिट है, पहली यूनिट वनस्पति विज्ञान में, इसमें अपने छोटे क्वेश्चन आने हैं पहली यूनिट से। तो हमें इस पाठ को छोटे क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है। बोर्ड परीक्षा में इस पाठ में से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है पुष्प एक रूपांतरित प्रोह है। प्रोह का मतलब होता है पौधे की जो शीर्ष भाग है। पौधे का आप चित्र देखते हैं, भूमि के अंदर यहाँ तो जड़ें हैं और ऊपर इसका जो तना है, तने के बाद में शाखाएं होती हैं। ठीक है, शाखाओं के ऊपर जो है यहाँ पत्तियां होती हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बना दिया है, पत्तियां हैं। पत्ती का ये जो शीर्ष भाग है, जहां से नई शाखाएं या नई पत्तियां बनती हैं, इस भाग को कहते हैं प्रो, शीर्ष प्रो। क्या नाम है इसका? शीर्ष प्रो नाम है। और वैसे ही जो पूरा भाग, जो भूमि के ऊपर का भाग, इतना भाग जिसमें तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल है, फूल है, ये सारा भाग कहलाता है प्रोह तंत्र। भूमि के अंदर का भाग मूल तंत्र कहलाता है, भूमि के ऊपर का भाग प्रोह तंत्र कहलाता है। और ये जो जहां पर नई पत्तियां निकलती रहती हैं उसे प्रोशीर्ष कहते हैं। परंतु यहाँ पर ये जो प्रोशीर्ष है, जिसमें पत्तियां बनती हैं, उस समय उसमें कुछ रूपांतरण हो जाता है, कुछ बदलाव हो जाता है। किसमें रूपांतरण हो गया? परोह में। ठीक है, इस भाग में, परोह में रूपांतरण होने से पुष्प बनता है। पुष्प निर्माण की प्रक्रिया में हार्मोन भी काम आते हैं। पादप जो हार्मोन है, जैसे फ्लोरिजन हार्मोन है। तो यहाँ इनके बारे में अपन आगे एक हार्मोन का पार्ट है, वहां पढ़ लेंगे पूरा कि हार्मोन कब बनते हैं, ये पुष्प कब बनते हैं, कौन से हार्मोन इनको प्रेरित करते हैं पुष्प निर्माण को। परंतु यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने जूनियर क्लास में तने के रूपांतरण पढ़े थे, ठीक है, या फिर मूल के रूपांतरण पढ़े थे, उसी प्रकार से परोह का भी रूपांतरण होता है। परोह के रूपांतरण से ही पुष्प बनता है। इसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे। देखिएगा, आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये परोह वाला भाग है, जहां पर पत्तियां बननी थी आगे, परंतु यहाँ पर इसमें रूपांतरण हो गया। इसमें सबसे बाहर जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका बाह्य दल, और उसके अंदर की तरफ जो दूसरी जो आपको दिख रही है ये शाखा, ये दल। ठीक है, और उसके अंदर फिर है पुंकेसर, और सबसे बीचों बीचों जो दिख रहे हैं आपको वो है जायांग या स्त्री केसर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये सारे जो पुष्प का निर्माण करेंगे, आगे पुष्प बनाएंगे। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। उसके बाद में इस प्रकार से पुष्प बनता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, पुष्प के जो भाग हैं, सबसे बाहर वाला जो ये भाग है, ये तो कहलाते हैं बाह्य दल पुंज। ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अकेले को कहते हैं बाह्य दल, और ये जो बहुत सारे होते हैं बाह्य दल, तो इन्हें कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसी प्रकार से जो रंगीन पंखुड़ियां हैं पुष्प के अंदर, ठीक है, उसे अपन दलपुंज कहते हैं, और एक रंगीन पंखुड़ी को दल कहते हैं। और उसी प्रकार से पुष्प का नर भाग है उसे पुंकेसर कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, ये रहा इधर वाला, ये पुंकेसर है। बहुत सारे होते हैं तो उनको अपन पुमंग कहते हैं, और अकेले को अपन पुंकेसर कहते हैं। एक को पुंकेसर कहेंगे, इसकी इकाई पुंकेसर है। उसी प्रकार से ये जब बीच में जो आपको दिख रहे हैं स्त्री वाला भाग, इसे अपन जाया कहते हैं। तो यहाँ पुष्प जो है एक रूपांतरित परोह है। यहाँ पर एक परोह है जो पत्तियां बननी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर पुष्प बन गया। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। चलिए फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग, देखो पुष्प के 4 भाग होते हैं। उसमें दो जो बाहर वाले भाग हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन्हें तो कहते हैं सहायक चक्कर। और पुमंग और जायांग जो अंदर वाले भाग हैं, इन्हें कहते हैं अपन जनन चक्कर। ठीक है, तो यहाँ इनको अपन देखेंगे।
देखिएगा किस प्रकार से ये इन्हीं की बात कर रहा है। ये जो भाग आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, 4 भाग इनके, ये 2 जो है बाह्य दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये तो बाह्य चक्कर कहलाएंगे, इन्हें सहायक चक्कर भी कहते हैं। और अंदर वाले जो है पुंकेसर और जायंग, ये आंतरिक चक्कर या उसके जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, पुंकेसर नर जनन अंग है और स्त्री केसर या जायांग मादा जनन अंग है। तो इस प्रकार से पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब देखिए अपन एक एक की बात करेंगे। पहले पुमंग के बारे में बात कर रहा है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है या नर जननांग है और इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। मैंने क्या बताया था, पुमंग जो है वो उसमें बहुत सारे जो पुंकेसर होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, देखिएगा आपको दिख रहा है, ये एक अकेला जो है ये पुंकेसर है, लेकिन बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसका नाम जो है वो पुमंग होता है। ठीक है, और इसकी इकाई को या एक सदस्य को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के 3 भाग है, पूतंतु, योजी एवं पराकोष। इसको समझिएगा आप। ये रहा आपके अगला जो पॉइंट अपना आएगा। अब जो पाठ का जो नाम था ना, नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, ठीक है ना, पहले अपन नर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पाठ का दूसरा पॉइंट आएगा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। तो पुष्प की जो बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट पुंकेसर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये पुंकेसर है, ये है ना, ये 1, ये 2, ये तीसरा इधर और है, इधर भी इस प्रकार से 3 दिखाए गए। ये अलग अलग जो कुल है पौधों के, उनमें इनकी संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। आपको ये जो नाम है ये जरूर याद रखने हैं। पुंकेसर का दूसरा नाम क्या है, पुंकेसर का दूसरा नाम ही लघु बीजाणु पर्ण है। और ये जो पुंकेसर एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो इसके 2 भाग, ऊपर वाला जो फुला हुआ भाग है इसका तो नाम है पराकोष, और यहाँ ये जो जिस संरचना से जुड़ा हुआ है पुष्प से, उसका नाम है पूतंतु। और ये जो पराकोष के 2 पराकोष से यहाँ पर देखिएगा, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट, एक तो यहाँ आगे दिख रहा है, एक आपको पीछे और दिख रहा है। ठीक है, ये जहां से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं योजी, उसका नाम क्या होता है, योजी होता है, जो कि आप किताब में देखो नाम आया था ना, ये रहा, पूतंतु, योजी और पराकोष। अब अपन यहाँ इस पुष्प की संरचना को बढ़ा करके देखें, मान लीजिए ये पुंकेसर की संरचना को, ये पुंकेसर मैंने ये ले लिया, कोई भी एक ले लीजिए आप, और इसको अपन बढ़ा करके यहाँ देखें तो इसमें इस प्रकार से ऊपर वाला भाग ये तो पराकोष है, ठीक है ना, ये इसका पुतंतु हो गया, और यहाँ पर ये 2 पराकोष आपस में जो ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों भाग जहां से 2 पालियों में बटा होता है एक पराकोष, दोनों पालियां जहां जुड़ी होती हैं उसे अपन योजी कहते हैं, उसका नाम क्या है, योजी। चलिए फिर आगे देखते हैं अगले पॉइंट में क्या है। चौथे पॉइंट में है, पराकोष में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं जिनमें लघु बीजाणु भरे होते हैं। देखो लघु बीजाणु पराकण को ही कहते हैं। जब स्वतंत्र होता है एक पराकण तब तो उसे पराकण कहेंगे, और जब ये लघु बीजाणु आपस में 4 जुड़े होते हैं, यानी कि 4 पराकण आपस में जुड़े होते हैं, तब उस समय उसको लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये चारों लघु बीजाणु जो है वो जब अलग अलग हो जाते हैं तब उस समय पराकण कहलाते हैं। कंफ्यूज मत होना, इसमें लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु का मतलब है जब 4 पराकण आपस में जुड़े होते हैं तो उसे टेट्राड कहते हैं, 4 को कहते हैं टेट्राड। ठीक है, और इसमें एक एक ये जो लघु बीजाणु है, परंतु जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं, चारों अलग अलग हो जाते हैं, तब इन्हें पराकण कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये बता रहा है कि पराकोष में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। कौन सी 4 लघु बीजाणु धानियां दिख रही है आपको, ये पूरा पराकोष है, ठीक है, ऊपर वाला भाग, इसके अपन अनुप्रस्थ काटे, ऐसे काटे और ऊपर से देखें इस प्रकार से, ऊपर से देखने पर हमें यहाँ देखिएगा इसमें 4 जो चेंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो पराकोष है ये 4 लघु बीजाणु धानी में बटा होता है, एक लघु बीजाणु धानी, दूसरी और तीसरी और 4। ठीक है, और इन चारों में ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे कण से कण जो दिख रहे हैं, ये पराकण है। ये क्या है, पराकण है। जब 4 जुड़े होंगे तब इनको क्या कहेंगे, लघु बीजाणु कह देंगे। तो ये पराकण आप देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है, और ये पराकोष में 4 लघु बीजाणु धानी आपको दिखाई दे रही है। और ये पराकण भी आपस में अगर चारों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से मैं बाहर बना रहा हूँ, ये 4 पराकण जुड़े होते हैं तब इसको लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, टेट्राड कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, पराकोष जो है सामान्यतः ये 4 लघु बीजाणु धानी में बटा होता है और चारों लघु बीजाणु धानी में पराकण बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। पराकोष की भित्ति पर 4 स्तरों, पराकोष की भित्ति 4 स्तरों में विद्युत होती है। पराकोष की जो भित्ति है वो 4 भागों में बटी होती है। सबसे बाहर होती है बाह्य त्वचा, उसके अंदर होती है अंतःस्थिशियम, उसके अंदर मध्य स्तरे, स्तरे यानी बहुवचन है, मध्य स्तर में बहुत सारी लेयर होती हैं, 2 या 3 या 4 लेयर होती हैं।
सबसे अंदर की जो सतह है वो होती है टेपिटम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। टेपिटम पराग कण जो है, परागकण जब बनते हैं तो उनका पोषण करती है। तो यहाँ देखेंगे अपन, देखिएगा इसकी भित्ति किस प्रकार से अपन डायग्राम में देखेंगे। ये तो ये पुष्प के जो अपने देखो, ये जो भाग पड़े ना, ये इसके भाग के बारे में बता रहा है कि ये पुतंतु है, योजी है, परागकोश या लघु बीजाणु धानी जिसको कहते हैं अपन। ये इसकी भित्ति की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। आप यहाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये देखिएगा परागकोश जो भित्ति है वो 4 भागों में बटी होती है। सबसे बाहर बाह्य स्तर, उसके अंदर इंतस्थिशियम, उसके अंदर मध्य स्तर और सबसे नीचे टेपिटम होती है। तो ये जो परागकोश की अपन ने काटी है, उस काट में अपन देखें तो देखिएगा यहाँ पर ये पूरा जो परागकोश था, उस परागकोश के अंदर ये आप 4 लघु बीजाणु धानी आप बीच में देख पा रहे हैं। ये 4 लघु बीजाणु धानियां ये हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बाहर आप परत देख रहे हैं, लेयर, सबसे बाहर वाली परत, ठीक है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ, सबसे बाहर वाली, ठीक है। फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर सबसे बाहर जो है वो है, देखिएगा यहाँ नाम लिखा है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा बोल दीजिए, या सबसे बाहर वैसे बाह्य त्वचा होती है, ठीक है ना। उसके अंदर होती है अंतस्थिशियम। तो यहाँ बाह्य त्वचा है, आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, ये अंतस्त्वचा नहीं है, बाह्य त्वचा है, ठीक है। बाह्य त्वचा जो होती है उसके अंदर होती है अंतस्त्वचा, ये बाह्य त्वचा है यहाँ पर। और फिर उसके अंदर है अंतस्थिशियम, दूसरी लेयर आ गई है। फिर होती है मध्य स्तर, ये मध्य स्तर, मध्य परत हो गई, ठीक है ना। ये संख्या में 2 3 4 हो सकती हैं। सबसे अंदर जो होती है वो होती है टेपिटम। तो ये देखिएगा आप, सबसे अंदर जो दिख रही है आपको ये परत, ये टेपिटम की परत है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसके जो 4 स्तर हैं उन स्तरों को समझा। और ये चारों स्तर जो है पूरे परागकोश के चारों तरफ होते हैं, देखिएगा पूरे चारों तरफ, ये चारों लेयर जो है वो, पहली लेयर सबसे बाहर है ना, बाह्य त्वचा, फिर उसके अंदर जो है अपनी अंतस्थिशियम है, फिर उसके अंदर तीसरी लेयर है। तो अपने यहाँ इस भाग का एक टुकड़ा जो है काट करके इसको बड़ा करके देखा है। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। आगे लिखा है 6ठे पॉइंट में, लघु बीजाणु धानी में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाते हैं, जो परिपक्व होकर परागकण बनाते हैं। यानी कि मैंने बताया था लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं, ठीक है। यहाँ लघु बीजाणु धानी में प्रत्येक लघु बीजाणु, देखो समझिएगा बात को, लघु बीजाणु धानी के अंदर प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु धानी में क्या बनती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी, और ये मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाएगी, यानी कि 4 परागकण बनाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पे, अपने नोट्स के अंदर समझते हैं ध्यान से। देखो यहां आप देख पा रहे हैं ये जो लघु बीजाणु धानी नहीं है, ये 4 लघु बीजाणु धानी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लघु बीजाणु धानी है, यहाँ इस एक को यहाँ पर दिखाया गया है, कहाँ, नीचे वाले डायग्राम में मैं बना रहा हूं, देखो आपको दिखाता हूं अभी। ये रहा, ये एक लघु बीजाणु धानी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ऊपर वाला जो मैंने बताया, इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस जो बाह्य त्वचा है ना, ये उसकी बात कर रहा है। फिर ये अंदर की त्वचा अंतस्थिशियम है ना, फिर ये मध्य स्तर टेपिटम, ये उनकी बात कर रहा है। अब इनमें क्या होगा, इनमें कोई भी बीच के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, ये बीच वाली कोशिकाएं, अंदर वाली टेपिटम के अंदर वाली कोशिकाएं, ठीक है, सबसे बीचों बीच, इनमें से ये कोई भी एक कोशिका जो है ये परपसु कोशिका बनाएगी। कौन सी कोशिका बनाएगी, परपसु कोशिका। जैसे आर्चिस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आर्चिस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं, हिंदी में इसको परपसु कोशिका बोलते हैं। देखो ये बन गई परपसु कोशिका। ये 4 लघु बीजाणु धानी आपको दिख रही हैं, चारों ना, चारों लघु बीजाणु धानियों के अंदर यहाँ अपने परपसु कोशिका, यहाँ ये बन जाएगी परपसु कोशिका, ये भी इसमें बन गई एक परपसु कोशिका, ये भी एक परपसु कोशिका बन गई, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो प्रत्येक परपसु कोशिका है ये एक परिणत विभाजन करेगी। परिणत विभाजन का मतलब है कि बाहर एक कोशिका और बना लेगी, और एक कोशिका अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। इधर भी ये इस प्रकार से परिणत विभाजन होगा, चारों में होगा ऐसा, ठीक है ना। ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर वाली एक कोशिका है परपसु कोशिका, एक विभाजन करके बाहर एक कोशिका और बना लेगी। तो यहाँ पर ये जो इतना सा जो भाग है, इसको आपको बटा करके यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये जो परपसु कोशिका जिसने विभाजन किया है, सबसे बाहर जो बनाती है वो बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है ना। पेराइटल सेल बोलते हैं इसको, भित्ति कोशिका, जो कि भित्ति बनाएगी बाहर, क्लियर।
भित्ति कौन सी, ये जो अपने इसके चारों तरफ जो लेयर पड़ी है, 4 भित्तियां जो पड़ी हैं वो बनती हैं। और इसके अंदर ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका स्पोरोजिनस सेल है, इसे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। तो ये जो भित्ति जो कोशिका है, प्राइमरी प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये तो 4 लेयर बना लेगी, ठीक है ना। कौन कौन सी 4 लेयर जो भी अपने पढ़ी हैं, ठीक है ना। बाह्य त्वचा है, अंतस्थीशियम है, मध्य स्तर है और टेपिटम है। परंतु यहाँ पर ये जो प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, यहाँ पर ये बीजाणु कोशिका बना लेगी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पोरोजिनस सेल यानी कि बीजाणु कोशिका, ठीक है। और यही बीजाणुजन कोशिका जो है, ये है आगे देखिएगा इस प्रकार से आकार में बड़ी हो जाती है और कहलाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोपोर मदर सेल, हिंदी में कहते हैं इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है सबसे अंदर की तरफ, और इसके बाहर आप देखो चारों स्तर देख पा रहे हैं, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है ना, एंतस्थीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर मध्य परत, और सबसे अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं ये इसकी ये जो है ना कोशिकाएं, ये टेपिटम की लेयर है सबसे अंदर वाली, ये टेपिटम की लेयर आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये रहा लिखा हुआ टेपिटम, ये वाली कोशिका, ये जो लेयर है अंदर दिख रही है आपको, ये टेपिटम वाली कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर सबसे अंदर जो बना है वो बना है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो ये है अर्धसूत्री विभाजन करेगी और 4 लघु बीजाणु बनाएगी। अब आपके सेंटेंस समझ में आ गया होगा क्या लिखा था। लघु बीजाणु धानी में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाती है, ठीक है। देखते हैं अपन कैसे बनते हैं। ये 4 मात्र कोशिका इस प्रकार से 4 बनाएगी। देखिएगा यहाँ ये इसके टेट्राड जो 4 बने ना, ये इसमें आपको इसके प्रकार है अलग अलग, जिन्हें टेट्राड या चतुष्क कहते हैं। ये चतुष्फलकी है पहले वाले में, दूसरे में सम द्विपार्श्विक है, तीसरे वाले को क्रोशित कहते हैं, चौथे वाले को टी आकार का, ये इसके प्रकार है 5। तो ये आपको दिख रहे हैं 4 लघु बीजाणु, 1 2 3 4। इन्हें लघु बीजाणु या एक को अपन क्या कहेंगे, जब अलग हो जाएगा तो इसको पराकण कहेंगे। यहाँ इसमें 3 आपको आगे तरफ दिख रहे हैं, एक पीछे की तरफ है, वैसा ही एक इसमें भी पीछे की तरफ है, और यहाँ पे 4 देख पा रहे हैं, ठीक है। ये टेट्राड कहलाती है, इसकी टेट्राड अवस्था है। आगे लिखा है अगले पॉइंट में, लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। जब ये लघु बीजाणु यानी कि परागकण जब अंकुरित होता है, यानी कि उसमें पराग नलिका निकलती है, तो उस समय उसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अंकुरित परागकण को ही, अंकुरित लघु बीजाणु को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। देखते हैं किस प्रकार से इसमें अंकुरण होगा, समझते हैं, आगे देखिएगा अपने नोट्स में। ये परागकोश का स्फुटन है, यानी कि जब परागकण जो बन गए ना ये लघु बीजाणु धानी में, ये एक लघु बीजाणु धानी थी, ये दूसरी लघु बीजाणु धानी, यहाँ पर ये जो 4 चैम्बर थे ना, इन चारों चैम्बरों में से यहाँ इसका स्फुटन होता है, यानी कि ये जो लेयर थी बाहर जो 4 परत थी, बाह्य त्वचा है ना, अंतस्थीशियम, मध्य स्तर, टेपिटम, यहाँ से ये क्या है, ये फटते, इनमें खिंचाव होता है, फटने से परागकण बाहर आ जाएंगे। देखो ये परागकण बाहर आ गए, ये सारे परागकण है, ये दिख रहे हैं आपको ना, सब अलग अलग है तो परागकण है। जब 4 जुड़े होंगे तो उसे टेट्राड कहेंगे अपन, ठीक है। तो ये परागकण बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद में इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर अंकुरण होगा। वो कैसे होगा, अपनी हेडिंग मुकोद्भिद अंकुरित परागकण। तो परागकण की संरचना थोड़ी बताई गई है कि परागकण के अंदर देखिएगा 2 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली बाह्य चोल, उसके अंदर अंतःचोल कहलाता है, बीच में केंद्रक होता है ना। एक इसमें छोटे छोटे यहाँ छिद्र होते हैं, तो उन्हें जनन छिद्र भी कहते हैं अपन, वो अपन ने पहले वीडियो में समझा था। ये इसका परागकण का परिवर्तन या नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन बोल दीजिए, या फिर अंकुरित परागकण किस प्रकार से बनता है। ये एक परागकण है, इस परागकण के अंदर देखिएगा जो एक केंद्रक है ये विभाजन करेगा, 2 केंद्रक बना लेगा, ठीक है। यहाँ 2 केंद्रक बन गए, एक तो कायिक केंद्रक बन गया और एक जनन केंद्र बन गया। और ये कायिक केंद्रक जो है पूरी एक भित्ति बन जाती है, इसमें भित्ति होती है, तो ये कायिक कोशिका कहलाएगी। और ये जनन केंद्रक है, जनन केंद्र के चारों तरफ ये भित्ति बन जाएगी और ये जनन कोशिका कहलाएगी। कहने का मतलब परागकण में 2 कोशिका बन गई, बड़ी कोशिका जो बड़ी है, पूरी बड़ी कोशिका ये कायिक कोशिका, और कायिक कोशिका के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम है जनन कोशिका, ठीक है। और ये देखिएगा जो जनन कोशिका है, यहाँ पर ये जो इसमें जनन छिद्र है, ये जो जनन छिद्र है, यहाँ से नलिका निकलती है, इस प्रकार से नलिका निकल रही है। और ये जो नलिका है, इस नलिका में ही क्या होगा, ये जो जनन केंद्रक है, जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका इसका केंद्र विभाजन करेगा, समसूत्र विभाजन करके 2 नरयुग्मक बनाएगा, ठीक है ना। कितने नरयुग्मक बनाएगा, 2 नरयुग्मक बनाएगा। अब ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ये जो परागकण
जब ये परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे यहाँ गिरते हैं, देखो ये रहा परागकण, तो इस परागकण से एक नलिका निकलती है, नलिका ये निकल रही है, ठीक है, जो वर्तिका में जाती है, वर्तिका से फिर अंडाशय में पहुंचती है, देखो ये दिख रही है यहाँ पर, ये अंडाशय में यहाँ पहुंच गई, अंडाशय से बीजाणु में प्रवेश करती है। तो इस परागनलिका में दो नरिगुमक हैं, ये दो नरिगुमक कहाँ है, यहाँ पर, ये जो परागनलिका दिख रही है आपको, यहाँ है दो नरिगुमक ये, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि अपने यहाँ इसमें ये जो नरिगुमकोद्भिद है उसमें किस प्रकार से उसका विकास होता है, यानी कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है, और उसमें नरिगुमक कितने बनते हैं, दो बनते हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं वो अपन ने समझा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इसमें इस पाठ का जो दूसरा पोर्शन है जो कि मादा युग्मकोद्भिद है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा इसमें अपना पॉइंट जो लिखा 8वां पॉइंट वो है जायांग पुष्प का मादा जननांग है एवं इसकी इकाई को अंडप अंडप कहते हैं। देखिएगा जायांग तो है, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, अपने यहाँ डायग्राम से देखें अपन, ये रहा, ये जो बीच में आपको एक दिख रहा है देखो ये अकेला है ना, ये अंडप है, और ऐसे एक पुष्प में बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं तब उसको जायांग कहते हैं। एक अकेले को क्या कहते हैं, अंडप बोल दीजिए या स्त्रीकेसर बोल दीजिए या इसको गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। तीन नाम है, अंडप या स्त्रीकेसर या गुरु बीजाणुपर्ण, ठीक है ना, आपको तीनों नाम याद रखने हैं। और इस अंडप के तीन भाग हैं, वर्तिकाग्र ऊपर का फैला हुआ जो भाग है जो दिख रहा है आपको, देखो ये रहा ना, इसी को बटा करके दिखाया गया है बाहर ये, ठीक, ये जो आपको नलिका दिख रही है इसका नाम वर्तिका है, नीचे का फुला हुआ भाग क्या है, अंडाशय, अंडाशय में जो दिख रहे हैं आपको गोल गोल ये बीजांड होते हैं, अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसमें इसके जो भाग हैं, पुष्प जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है और इसकी इकाई को अंडप या स्त्रीकेसर या गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं, और अंडप के तीन भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, इसके बारे में समझा अपन ने। 9वां पॉइंट है पुष्प के अंडाशय में बीजांड अथवा गुरु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। देखिए समझिएगा इसको, पुष्प का जो बीजांड है, पुष्प का जो अंडाशय है उस अंडाशय में क्या है, बीजांड, बीजांड का दूसरा नाम है गुरु बीजाणु धानिया, ठीक है, आपको देखो नाम जरूर याद करने पड़ेंगे, इन सबके दो दो नाम है, बीजांड को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बीजांड की संरचना कैसी है, ये आपको जो दिख रहा है पुष्प के संरचना में, यहाँ देखिएगा ये तो अंडाशय है, ठीक है, बाहर वाला अंडाशय फल बनाएगा, और ये अंदर जो दिख रहा है ये बीजांड है, बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। तो ये बीजांड जो है इसकी संरचना अपन देखेंगे आगे कि बीजांड की संरचना कैसी होती है। ये रहा गुरु बीजाणु धानी या बीजांड की संरचना, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, जहां से बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है वो तो उसका भाग बीजांड व्रंत कहलाता है, और यहाँ देखो बीजांड को घेरे हुए दो आवरण होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें अपने अध्यावरण कहते हैं, ठीक है, बाह्य अध्यावरण बाहर वाला और अंदर वाला अंत अध्यावरण कहलाता है। और इसमें यहाँ पर ये जो कोशिका दिख रही है आपको, ये कोशिकाएं, इन्हें अपन बीजांड काय वाले को भाग कहते हैं, इसको बीजांड काय भाग है इसका नाम, और ये जो भाग इधर वाला इसे अपन निभाग कहते हैं, आपको ये नाम थोड़े याद रखने हैं, ठीक है। तो और बीजांड के अंदर जहां से अध्यावरण यहाँ पर ये खुले हैं, यानी कि यहाँ पर इसको घेरे हुए नहीं है बीजांड काय को, तो ये जो भाग है बीजांड द्वार कहलाता है, ठीक है। और बीजांड काय के अंदर यहाँ पर ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये इसका भ्रूणकोश कहलाता है, जो कि अपन आगे समझेंगे किस प्रकार से। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं बीजांड की संरचना की, तो आपको इतना ही समझना है। आगे इसमें लिखा है बीजांड के प्रकार, देखिएगा बीजांड 6 प्रकार का होता है, रिजो प्रकार का, प्रतीप, वृक्क, अनुप्रस्थ, अर्ध प्रतीप और कुंडलित। तो ये आप देखिएगा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वहां पर भी आपको मिल जाएगा और अपने नोट्स में भी है, ये रहे इसके बीजांड के प्रकार, ठीक है। ये बीजांड के प्रकार आप देख पा रहे हैं 6 प्रकार हैं, इनके बारे में पहले अपन ने अलग से वीडियो में पढ़ा था कि रिजो प्रकार का है ना, प्रतीप प्रकार का, अर्ध प्रतीप, सारे इसके नाम लिखे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं दोबारा। फिर आगे अपन देखेंगे इसमें अगला जो पॉइंट है 11 नंबर, प्रत्येक बीजांड अध्यावरणों एवं बीजांड काय द्वारा निर्मित होता है। देखो ये बात पहले भी हो चुकी है, अध्यावरण और बीजांड काय होते हैं, कैसे होते हैं अपन दोबारा देख लेते हैं। ये तो रहा इसके अध्यावरण, है ना, कुछ बीजांड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अध्यावरण नहीं होता है, कुछ में एक अध्यावरण होता है, कुछ में 2 अध्यावरण होते हैं, तो यहाँ 2 अध्यावरण वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बीजांड काय वाला भाग है, ये बीजांड काय वाला भाग है, और ये बाहर अध्यावरण वाला भाग है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखिएगा आप, अध्यावरण और बीजांड का द्वारा निर्मित होता है। पॉइंट नंबर 12 है
बीजांड काय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। देखिए इस बात को समझिएगा, बीजांड काय में क्या होगा, जो बीजांड काय है ना उसकी बात कर रहा है, में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से आ गई? देखिएगा, जिस प्रकार से अपने लघु बीजाणु के बारे में पढ़ा था, वहां भी इस प्रकार से जो मात्र कोशिका बनी थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, वैसे यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी। कैसे बनेगी देखिएगा, ये बीजांड काय पूरा है, ठीक है। बीजांड काय के अंदर यहाँ पर भी परपसु कोशिका बनेगी, यानी कि आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल बनेगी, और ये भी परिणत विभाजन करेगी। परिणत विभाजन करके बाहर वाला बनाएगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर वाला बनाएगा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। यह प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है अंदर वाली आकार में बड़ी हो जाएगी, देखिए आकार में बड़ी हो जाती है, और यही बड़ी होकर के कहलाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करेगी, और उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करेगी, और ये 4 लघु बीजाणु बना लेगी, 1 2 3 और 4। ये जो 3 ऊपर वाले आपको जो डार्क दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, ये तो निष्क्रिय होते हैं, और एक नीचे वाला जो है वो सक्रिय होता है, जिसको अपन फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि क्रियात्मक या क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो मदर सेल है, मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसकी बात कर रहा है अपने यहाँ देखिएगा पॉइंट में, कि बीजांड काय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाती है, ठीक है। 4 में से एक सक्रिय होगा, सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोश भिद अथवा भ्रूणकोश का निर्माण करता है। देखिए जो नीचे वाला जो सक्रिय है ना, ये इसकी बात कर रहा है, ये एक सक्रिय होगा, और ये आगे चल करके क्या बनाएगा, भ्रूणकोश बनाएगा, जिसको अपन मादा युग्मकोश भिद कहते हैं। और ये कैसे बनाता है, देखिए ये अपना डायग्राम ये रहा, ठीक है। ये 3 निष्क्रिय हैं, ये तो समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हासित हो जाएंगे, और ये जो एक सक्रिय है, ठीक है, यह क्या करेगा, भ्रूणकोश बनाता है या मादा युग्मकोश भिद का निर्माण करता है। इसमें एक केंद्रक से 2 बन गए, 2 से 4 बन जाएंगे, और 4 से समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर ये 8 केंद्रक बन जाएंगे, 8 में से एक केंद्रक अंदर की तरफ आ जाएगा, बीच में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, 3 इधर जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, और ये अंड समुच्चय कहलाते हैं, जिसमें 3 कोशिकाएं, बीच वाली अंड कोशिका और बाहर वाली दोनों साइड में सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा भ्रूणकोश जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसके भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसी की बात कर रहा है कि बीजांड काय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, 4 गुरु बीजाणु बनाती है। 4 में से एक सक्रिय होता है, और वही सक्रिय जो गुरु बीजाणु है मादा युग्मकोश भिद अथवा भ्रूणकोश बनाता है। और ये जो भ्रूणकोश की संरचना है, अब उसकी बात कर रहा है कि भ्रूणकोश के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं। तो देखिएगा आप समझते हैं, यहाँ लिखा है भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए आप। देखिएगा यहाँ पर ये जो 3 कोशिकाएं तो इधर हैं, ठीक है, और 3 कोशिकाएं इधर हैं, 6 कोशिका, और बीच में एक कोशिका बन जाती है। यहाँ पर इसके चारों तरफ भित्ति बन जाएगी। यहाँ 3 कोशिकाओं में तो 3 केंद्रक हैं, 1 2 3। नीचे वाली 3 कोशिकाओं में 3 केंद्रक हैं, 3 और 3 6 केंद्रक हो गए। बीच वाली जो कोशिका है, इस एक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, 2 केंद्रक होते हैं इसमें। तो यहाँ पर 3 कोशिकाएं 3 ही केंद्रक, ठीक है, 3 कोशिकाएं 3 ही केंद्रक 6। ये एक कोशिका है, यानी कि कोशिका तो हो गई यहाँ पर 1, 3 और 3 6, 1 7 कोशिका, लेकिन केंद्रक कितने हैं, 7, क्योंकि 3 केंद्रक इनमें, 3 केंद्रक इनमें और 2 केंद्रक इसमें है। तो यहाँ केंद्रक की संख्या 8 होती है, कोशिका की संख्या 7 होती है, ठीक है। यहाँ पर एक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये केंद्रक की संख्या 8 हो जाती है। भ्रूणकोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है कि एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं है ना, एक द्वितीय केंद्रक जो होता है उसकी बात कर रहा है, और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। केंद्रीय कोशिका 2n होती है, जबकि शेष 6 कोशिकाएं n होती हैं। देखो कैसे, यहाँ पर जो केंद्रीय कोशिका है इसमें n और n जो 2 केंद्रक है मिलकर के n प्लस n अगुणित अगुणित मिलकर के यहाँ पर ये द्विगुणित हो जाएंगे, यानी कि 2n हो जाएंगे। बाकी इनमें जो कोशिकाएं, ये जो इनमें केंद्रक है और इनमें जो केंद्रक हैं, सारे के सारे कैसे हैं, अगुणित हैं, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या इनमें आधी होती है, क्योंकि ये पहले अर्धसूत्री विभाजन से बने थे। फिर आगे लिखा है इसमें, सामान्यतः भ्रूणकोश में केंद्रक की संख्या, देखो केंद्रक की संख्या अभी बताया था अपन ने, केंद्रक कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 केंद्रक हैं, 3 ऊपर, 3 नीचे की तरफ, यानी 3 निभाग की तरफ, 3 बीजांड द्वार की तरफ, 2 बीच में, ठीक है। तो 8 केंद्रक हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। इस अवस्था को एक विशेष नाम दिया गया है, इसे अपन इस प्रकार के भ्रूणकोश को क्या कहते हैं, इस प्रकार के भ्रूणकोश को एक बीजाणुविक पोलीगोनम प्रकार, क्या नाम है इसका, पोलीगोनम प्रकार। अगर एग्जाम में पूछा जाए पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, तो यहाँ आपको ये चित्र बनाना है, ये संरचना बनानी है, ठीक है। ये पोलीगोनम प्रकार का है।
इसमें 3 ये प्रतिमुखिया एंटीपोडल सेल है, ठीक है। और बीच में आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये द्वितीयक केंद्रक 2 अंड इसमें है यहाँ पर, ठीक है ये। और यहाँ पर ये 2 सहायक कोशिकाएं और ये एक अंड कोशिका, इन तीनों मिलकर के अंड समुच्चय बनाती हैं। एक अंड कोशिका होती है जिसको मादा युग्मक भी कहते हैं, और 2 सहायक कोशिकाएं हैं, और बीच में ध्रुवीय केंद्रक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें कितने केंद्रक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक कोशिकाएं हैं, 7, एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 5 6 कोशिका, और बीच में एक कोशिका ये है, ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये यहाँ पर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाला जो भाग है उससे अपन पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर इस पाठ के जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।